नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में होती है प्रॉपर्टी सेक्टर के हर अहम विषय की बात। दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं रियल्टी सेक्टर के मुद्दों का। तो चलते हैं आज के शो की तरफ, लेकिन सबसे पहले बात बुलेट पॉइंट्स की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अटके प्रोजेक्ट्स में फंसे घर खरीदारों के लिए काम की खबर। बिल्डर के बकाये से अटकी रजिस्ट्री में मिलेगी राहत। जी बिजनेस पर बोले केंद्रीय आवास सचिव। एनसीआर के 2,40,000 अटकी यूनिट्स के लिए एक्शन प्लान तैयार। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर होगा काम। अटके हुए 4 लाख घरों का होगा कायाकल्प। दर्जन भर विभागों के साथ प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बनाया गया एक्शन प्लान केंद्रीय आवास मंत्री को सौंपा। ब्याज पेनल्टी में छूट समेत घर खरीदारों को राहत के लिए अहम सुझाव। अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों की मुख्य बातों पर चर्चा। मुंबई में घरों की बिक्री के मामले में फिर टूटा 10 साल का रिकॉर्ड। अगस्त में हुई 10,500 घरों की रजिस्ट्री। जनवरी से लगातार 8,000 से ऊपर बना है घरों की बिक्री का आंकड़ा। लग्जरी सेगमेंट में 3 साल से बनी है तेजी। मुंबई की रियल्टी मार्केट पर एक्सपर्ट से चर्चा। सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदने का मिलेगा मौका। देश के दिग्गज 12 पब्लिक सेक्टर बैंक मिलकर बना रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ई विक्रय प्लेटफॉर्म पर कम कीमत पर मिलेगी नीलामी की प्रॉपर्टी। 2024 की शुरुआत में शुरू हो सकती है सुविधा। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पूरा करने की कवायद तेज हो गई है। G20 के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय, आवास मंत्रालय, रेरा, नेशनल हाउसिंग बैंक, नोएडा अथॉरिटी, बैंक्रप्सी बोर्ड समेत दर्जन भर विभागों के साथ 4 मीटिंग में गहरे मंथन के बाद रिपोर्ट आवास मंत्री को सौंप दी गई है। इस पर जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे ने केंद्रीय आवास सचिव से बात की है। आप भी सुनिए। जो आपने इस कमेटी बनाई थी उसने किस तरह की सिफारिशें दी हैं और कब तक हम ये माने कि उत्तर प्रदेश सरकार से वो सिफारिशें हो जाएंगी और किस तरह से जो प्रोजेक्ट्स हैं रुके पड़े उनको राहत मिलेगी, बायर्स को राहत मिल सकती है? जो अमिताभ कांत साहब की कमेटी है उसने 3-4 मेजर रिकमेंडेशंस की हैं। एक तो कि रेरा इनिशिएटिव ले इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स में और उनको सभी घर को मैंडेटरी रजिस्टर करें। सारे प्रोजेक्ट्स मैंडेटरीली रेरा के साथ रजिस्टर हों और जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रेरा एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उन घरों को कंप्लीट करवाए। और जो कंप्लीट हो चुके घर हैं उसमें क्योंकि लोगों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता क्योंकि नोएडा या दूसरे अथॉरिटीज़ के ड्यूज़ हैं डेवलपर पे, तो उसके लिए एक पैकेज प्रपोज किया है कि जो लैंड के ड्यूज़ हैं उनमें कुछ तो मॉरिटोरियम दिया जाए पीरियड का, और लैंड ड्यूज़ डेवलपर के साथ होने के बावजूद होम बायर्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, एनओसी वगैरह दिया जा सके। ये पैकेज यूपी सरकार के साथ भी डिस्कस हुआ है। यूपी सरकार ऑन बोर्ड है इसमें। तो मेनली 2 भागों में है कि एक तो रेरा इनिशिएटिव लेके इन घरों को कंप्लीट कराए, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ कंसेशंस दे ताकि और डेवलपर्स के जो ड्यूज़ हैं उनको सख्ती से वसूल करे, पर उसमें होम बायर्स को सफ़र ना करना पड़े और उनको घर मिल सके। और जो घर होम बायर अगर लेना चाहते हैं 90%, 80% कंप्लीट हो गए हैं तो वो भी ड्यूज़ होने के बावजूद होम बायर्स को वो घर दिए जा सके। और तीसरा रिकमेंडेशन है कि जो बैंक्रप्सी कोड है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाए ताकि होम का रिजोल्यूशन आसानी से हो सके। सारा इनिशिएटिव उनकी एम्फेसिस ये है कि NCLT या IBC में जाए बिना ही अगर रेरा और लोकल लेवल पे रिजोल्यूशन किया जा सके तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। तो अटके प्रोजेक्ट पूरे करने की इस पहल से घर खरीदारों की उम्मीदें जगी हैं। जाहिर तौर पर अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नासूर साबित हो रहे हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 4.08 लाख करोड़ के 4,12,000 यूनिट्स यानी घर फंसे हुए हैं। इनमें से 2,40,000 यूनिट्स एनसीआर में हैं और एनसीआर में भी इनका बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के खाते में है। जाहिर तौर पर अब इन अटके घरों को पूरा करने के लिए सरकार का एक्शन शुरू होगा। देर सबेर घर बन जाएंगे, लोगों को मिल भी जाएंगे, लेकिन ये सब भविष्य की बात है। वर्तमान में ये देखने की जरूरत है कि क्या इस रिपोर्ट में उन सभी पहलुओं को कवर किया गया है जिनसे ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं। क्या उन सभी पहलुओं पर फोकस किया गया है ताकि भविष्य में अटके प्रोजेक्ट की समस्या पैदा ना हो। सवाल कई हैं जो घर खरीदारों के मन में और मस्तिष्क में उठ रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनसे समझते हैं इस रिपोर्ट की बारीकियां।
हमारे साथ हैं अभय उपाध्याय, प्रेसिडेंट एफपीसी और मेंबर हैं सीएसी रेरा के। हमारे साथ वेंकट राव हैं, लीगल एडवाइजर यूपी रेरा। तो अभय जी और वेंकट राव साहब, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। राव साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। 28 पन्नों की इस रिपोर्ट में जाहिर तौर पर विभागों ने अपने श्रेष्ठतम सुझाव दिए हैं। आवास सचिव ने भी इसके मुख्य अंशों की चर्चा की है। सबसे पहले तो बताइए कि इस रिपोर्ट में गौर करने वाले पॉइंट्स कौन से हैं, ऐसे कौन से सुझाव हैं जो पहले से सिस्टम में नहीं थे? तो एक सुझाव जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आया हुआ है वो ये है कि इनको ड्यूज को साइड में रखते हुए ओसीस कंप्लीट करते हुए पोसेशन देने की अनुमति दी जाए। ये मेरे ख्याल से मानना ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है। दूसरा, एक अहम रिकमेंडेशन मैं कहूं जो जा रही है वो आईबीसी के मद्देनजर सेम थिंग जा रही है वहां पे भी, कि जहां पे कम से कम जो यूनिट्स रेडी हैं उनको हैंडओवर करने की पावर्स जो है आरपी को दिया जाए और उसको एलिनेशन ऑफ एसेट्स की तरह ना ट्रीट किया जाए। ये रिकमेंडेशन अदरवाइज भी आईबीसी के अभी जो अमेंडमेंट स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट है उसमें भी है, आई मीन एक वर्किंग कमेटी रिपोर्ट भी बनी हुई है उसमें भी है, और आज ये स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में भी ये रिकमेंडेशन जा रहा है। दो तो मेरे मानना है कि ये बहुत ही अहम और इमीडिएट रिलीफ की बात हो रही है। तीसरा, एक जो को डेवलपर्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है वो मेरा मानना है कि जितने भी ये स्टक प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट मूव है, ताकि ये किसी न किसी तरीके से एक जो डेवलपर है वो अगर किसी अच्छे डेवलपर को ला सकें, वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, तो मेरे ख्याल से एक रिलीफ मिलेगा बायर्स को। और तीसरा, ऑफ कोर्स, रेरा एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें जो प्रोजेक्ट्स में है ही नहीं, कम से कम एक प्लान डिजाइन करके उनको जो है कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। ये मेरे ख्याल से तीन मेन मुद्दे जो है एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। यानी आपका मानना है कि इन 4 मुद्दों का जिनका जिक्र आपने किया, जिनका जिक्र अभी केंद्रीय आवास सचिव ने भी किया, उनसे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने अपना ज्यादातर पैसा या फिर हम कहें पूरा पैसा डेवलपर्स को दे दिया है, लेकिन अभी भी उनके घर उनको डिलीवर नहीं हुए, पोजीशन उनको नहीं मिल पाया। जी, बाकी काफी हैं जो एडिशनल लैंड को यूज करने की बात कहें या आप कहें रेरा के माध्यम से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कराने की कोशिश की जाए, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो है अप्रूवल जो है वो ग्रांट करें, ड्यूज को रिलेट ना करें, ये सब बातें देखिए है। बट जो मेजर रिलीफ, जो इमीडिएट कंसर्न है लोगों का, जो रिलीफ होम बायर्स को मिलना चाहिए, इन 3 मुद्दों से मेरा मानना है कि काफी हद तक, इफ नॉट 100%, एटलीस्ट मेरा मानना है कि 30-40% जो है वो आप रिलीफ पाते हुए नजर आएंगे। अभय जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि सरकार ने पहल की है अटके घरों को पूरा करने की, कई बड़े कदम दिख रहे हैं, जैसे कि आवास सचिव ने भी कहा कि जिन बिल्डरों के लैंड ड्यूज बकाया हैं उनसे कड़ाई से वसूला जाए, लेकिन होम बायर्स को घर मिलने में कोई दिक्कतें ना आए, उधर उनको पोजीशन दिए जाते रहें। और भी कई अच्छे कदम दिख रहे हैं। आप भी इस रिपोर्ट का हिस्सा रहे हैं, आप भी इन मीटिंग में शामिल रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या है वो बताइए। दीपक जी, देखिए, पहला तो ये कि ये जो कमेटी बनाई गई थी हमारी मिनिस्ट्री द्वारा, ये हाउसिंग मिनिस्ट्री द्वारा, बहुत ही अच्छा कदम था, सराहनीय कदम था। और दूसरा, अगर आप 28 पन्नों की रिपोर्ट देखेंगे तो ये साफ दिखता है कि कमेटी ने 360 डिग्री चारों तरफ देखने का प्रयास किया है। और ये भी समझ में आती है बात कि जिस तरह से उन लोगों ने, जैसे अभी वेंकट साहब ने बताया, कि कुछ चीजें तो डायरेक्टली जो गलत हो रही थी, और अच्छी बात यह है कि कमेटी ने रियलाइज किया ये गलत हो रहा है और उसको उसमें क्या सुझाव दिया कि उस गलत की वजह से एक होम बायर को तकलीफ हो, ये सही नहीं था। जैसा कि इन्होंने कहा, मैं 1-2 पॉइंट आपके सामने रखता हूं, कि जैसे कि अगर बिल्डर किसी को पैसा ना दे और उसकी वजह से मैं घर खरीदार हूं, मेरे को घर ना मिले, ये तर्कसंगत मेरे को कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये कई सालों से शायद चल रहा होगा, क्योंकि ये बातें रिपोर्ट में हैं, तो डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि केवल इस वजह से लगभग 1 लाख लोगों को घर मिले। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। अगर मैं पैसा देने को तैयार हूं, मेरी जिम्मेदारी केवल इतनी थी कि मैं पैसा दूं, तो पैसा देने को तैयार हूं तो मेरे को घर मिलना चाहिए था। दूसरी बात, उसमें रिपोर्ट में एक और बहुत अच्छी बात ये आई है कि आईबीसी में अभी क्या हो रहा था कि अगर कोई भी आईबीसी में कोई कंप्लेन जा रहा है, एनसीएलटी में लोग जा रहे हैं, तो पूरे, अगर सपोज करिए किसी कंपनी में 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो चारों जो है एनसीएलटी में आ जा रहे थे।
कमिटी ने रिकमेंड किया है कि नहीं, जिस प्रोजेक्ट के लिए कंप्लेंट जाए केवल उसी तक उसको सीमित रखा है, बाकी जो प्रोजेक्ट हैं उसमें इसका असर ना पड़े, वो चलता रहे, जैसे चल रहा है वैसे चलता है। तो ये भी मेरे को लगता है ये सपोर्ट बहुत जरूरी था कि भाई जिस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है वहां पे लोग जा रहे हैं, बाकी प्रोजेक्ट चल रहा है तो चलता रहे। जबकि ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुझाव, मतलब बहुत अच्छा कदम नहीं होगा आगे चल के। लेकिन दीपक जी, अच्छे के साथ साथ रिपोर्ट में जहां पे मेरे को काफी डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है, पहला तो डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ है कि रिपोर्ट में ये चर्चा जरूर की गई है कि कैसे जो 4 लाख घर से पड़े उसको निकाला जाए, लेकिन इस बारे में कहीं चर्चा नहीं है कि आगे जाके आज से 4 साल के बाद अज्यूम करें कि ये 4 लाख घर निकल जाते हैं इस झमेले से, तो आगे जाकर के ये 4 लाख दोबारा हम लोग 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख घर फिर से इस तरह से अटके पड़े न दिखें, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, इसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। जबकि समस्या उनके सामने रही है, उन्होंने देखा है कि किस वजह से ये प्रोजेक्ट फंसे हैं, लेकिन इस पे कोई सुझाव नहीं दिया गया है। तो बर्ड्स आई व्यू में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी कमी मेरे को इस रिपोर्ट में नजर आई। लेकिन इसके बाद अगर आप डीप डाइव करेंगे, इसमें और भी बहुत सारी कमियां हैं जो इस रिपोर्ट से निकल के आती है। और मैं अमिताभ कांत साहब की बहुत दिल से तारीफ करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा है और बनाया है, चीजें साफ दिख रही है कहां कहां पे किस किस अथॉरिटी की कमी है और किस तरह से उन लोगों ने अपना काम नहीं किया है। और सबसे मजे की बात यह है कि उन्हीं लोगों ने, उसमें से कुछ लोग इस रिपोर्ट को साइन किए। राज साहब, स्टक प्रोजेक्ट की इस रिपोर्ट को आवास मंत्री को सौंप दिया गया है, क्या इसमें कोई टाइम फ्रेम भी है कि कब तक इस तरह के प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाएंगे, इन पर एक्शन कब होगा और लोगों को पोजीशन कब मिलेगा? नहीं, देखिए, टाइम लिमिट तो नहीं दी गई है, बट मेरे ख्याल से हम लोग ऑलरेडी एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, तो नेचुरली वो ऑलरेडी फट चुका है जो हमारे सामने है। तो इसमें कोई टाइमलाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन यस्टरडेज टाइमलाइन। एक अभय जी ने बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बात कही है, आई थिंक मैं टोटली एग्री करता हूं इस बात से। वो ये है कि क्या अकाउंटेबिलिटी हमने कहीं फिक्स की है, क्या हम अपनी इनएफिशिएंसीज को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। ये 2 मुद्दे जो है, मैं अगर सही तरीके से समझा पा रहा हूं, ये 2 मुद्दे क्वेश्चन मार्क्स हैं और इनका कहीं ना कहीं हमें जवाब ढूंढना जरूरी है, ताकि जो अभय उपाध्याय जी कह रहे थे कि आगे 4 लाख घर कैसे ना इस तरीके से स्टक हो, वो इन दोनों सवालों का जवाब में ही हमारा एक मेरे ख्याल से सोल्यूशन मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बात कही गई है कि स्वामी फंड जो है, जो आज कपल ऑफ जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी चार्ज की जो बात करते हैं, उसमें किस तरीके से वो अपने आप को थोड़ा ईज आउट करे ताकि फर्दर इजीली फंड्स अवेलेबल रहें, और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनको कैसे ईज आउट करें ताकि ये प्रोजेक्ट फोकस जो है कंप्लीशन की तरफ रहना चाहिए। मेरे ख्याल से सराहनीय। अभय जी, रेरा को इनिशिएट करने की बात कही गई है, रेरा की निगरानी में प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात की गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं तो रेरा पर भी सवाल उठ रहे हैं, फिर चाहे अपॉइंटमेंट को लेकर हो, रिकवरी मैकेनिज्म को लेकर हो, कार्यप्रणाली को लेकर हो, ऐसे एक नहीं तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो क्या रेरा इतना सक्षम है? दीपक जी, जैसा कि आपने कहा, देखिए ये रिपोर्ट अगर आप 28 पन्ने की देखेंगे तो आई एम श्योर वेंकट जी मेरे से अग्री करेंगे कि 50% जो जिम्मेदारियां दी गई हैं या जो बताया गया है कि रेरा क्या कर सकता है, 50% रिपोर्ट डिवोटेड है रेरा के ऊपर में। और उन्होंने कहा है कि रेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ऐसा उस रिपोर्ट से भी पता चलता है अगर आप पढ़ेंगे तो। रेरा पे ही अल्टीमेटली जिम्मेदारी दी गई है। मैं 2-4 बातें जो उसमें आई है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं अमिताभ कांत जी का, मतलब इतना बड़ा इस तरह से उन्होंने लिखा है चीजों को कि मतलब वही शायद ये काम कर सकते थे। आप देखिए, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट मैंडेटरीली जो है रजिस्टर करनी चाहिए। बताइए कितने सफाई से उन्होंने कह दिया कि रेरा भाई आप लोगों ने प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं किए और उसकी वजह से प्रोजेक्ट सारे फंस गए, नहीं तो आपकी निगरानी में। तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दी है उसी पॉइंट में। अगर आप 2 पॉइंट नीचे आएंगे तो उन्होंने कहा है कि भाई समझाने के लिए ऑब्जर्वेशन कहा है कि अगर रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है तो उसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, क्योंकि लोगों को, बिल्डर को उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करने पड़ते हैं। अब आप देखिए किस तरीके से वो रेरा को ये बात बोल रहे हैं कि भैया आप अपनी ड्यूटी में फेल हो रहे हैं। 7 साल के बाद अगर कमिटी को ये बोलना पड़ता है कि आप मैंडेटरीली प्रोजेक्ट को रजिस्टर करें, तो आप बताइए इससे और क्या कमिटी क्या कहेगी कि आपने अपना काम नहीं किया। तो रेरा के लिए मेरे को लगता है शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि रेरा से खुद उसको आप देखेंगे लास्ट पेज में 2 रेरा के चेयरमैन ने साइन किया उस रिपोर्ट को, मतलब उन्होंने माना है
कि उनसे गलतियां हुई हैं। आप इतना ही नहीं, अगर उस पॉइंट में और आगे जाएंगे दीपक जी, आपको सरप्राइज होगा। हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूं कि उन्होंने लिखा है कि जिस प्रोजेक्ट में कुछ पैसे आने बाकी हैं होम बायर से, उसमें रेरा प्रोसीजर में चेंज करे और वो पैसे जो है वो बिल्डर को ना दिए जाएं, वो रेरा खुद अपने पास लेकर के और उसका उपयोग करे। आप ये बात समझें, इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली तो ये कि कमिटी को भी बिल्डरों के ऊपर आज रेरा के आने के 7 साल के बाद भी विश्वास नहीं है। और दूसरी बात, उनको ये भी लगता है कि कमिटी पर रेरा अब तक क्या कर रहा था, रेरा का काम था कि उस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना, कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना। 7 साल के बाद अगर हम ये कहते हैं कि पैसा भैया बिल्डर के मत जाने दो, उसके जाएगा तो फिर वो इधर उधर लगा देगा, वो फंड डाइवर्ट कर देगा, इसलिए आप ले लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेरा तो फेल हो गया ना अपनी 7 साल, एटलीस्ट 8 रेरा तो फेल हो गया अपनी जिम्मेदारियों में। आप न तो सेक्टर पे कॉन्फिडेंस ला पाए, न तो बिल्डर पे ला पाए। ठीक बात है, सवाल तो कई हैं, उठेंगे और उठने भी चाहिए, लेकिन इच्छा शक्ति होनी जरूरी है, क्योंकि अटके प्रोजेक्ट को लेकर जो पहल हुई है उससे लाखों घर खरीदारों को एक उम्मीद की किरण जगी है। फोकस इस बात पर है कि जो प्रोजेक्ट लगभग पूरे हैं लेकिन कानूनी दांवपेचों की वजह से अटके हुए हैं, उनको खत्म किया जाए, प्रोजेक्ट डिलीवर किए जाएं, लोगों को पोजीशन दिए जाएं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं ताकि वो पोजीशन दे सकें आसानी से। ओवरऑल हम देखें तो कदम अच्छा है, प्रयास अच्छा है, लेकिन इसे सफल तभी माना जाएगा जब लोगों को घर मिलेगा। रेरा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन क्या रेरा इतना सक्षम है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि रेरा से हमने कई ऐतिहासिक फैसले देखे हैं, पारदर्शिता भी बढ़ी है रेरा आने के बाद से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप रेरा की पहल से देखें कि इन 4 लाख घरों का पोजीशन होता है तो घर खरीदारों के लिए एक नए जीवन दान जैसा होगा। इस मामले में हम नज़र बनाए रहेंगे और आपको भी अपडेट देते रहेंगे। राव साहब, अभय जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस शहर में घरों की बिक्री के मामले में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। बढ़ते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की ओर। मुंबई में घरों की बिक्री के मामले में एक बार फिर 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगस्त महीने में 10,500 से अधिक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले मार्च में 13,000 से अधिक प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई थी। अप्रैल, जून, जुलाई में भी आंकड़ा 10,000 से ऊपर रहा है, लेकिन अगस्त महीने में बीते 10 साल में पहली बार इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम जनवरी से अगस्त के बीच प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें 57% प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ या इससे ऊपर है, तो वहीं बची हुई 43% प्रॉपर्टी 1 करोड़ से कम कीमत वाली है। यानी साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर मिड और लग्जरी सेगमेंट के घरों की बिक्री में तेजी बनी हुई है। इन आंकड़ों और उनके पीछे के कारण को और भी स्पष्टता से समझते हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया साहब से। स्वागत है आपका गुलाम सर जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि घरों की बम्पर बिक्री बरकरार है, जनवरी से लगातार रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 8,500 से अधिक बना हुआ है। लग्जरी हो या अपर मिड सेगमेंट हो, दोनों में तेजी दिख रही है। आपके इनसाइट्स क्या हैं इसको देखते हुए? आपने बिल्कुल सही ब्यौरा दिया है कि रजिस्ट्रेशंस का जो परिस्थिति बनी हुई है इस साल, अगर हम इस साल के अगस्त तक 8 महीने अगर हम देखें तो पिछले 2022 के 8 महीनों से काफी बढ़कर ये ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं और ये तकरीबन हर महीने बढ़ते चले जा रहे हैं। अपर एंड वाली जो मार्केट है वहां पर खरीदारों को होम लोन के बढ़ते हुए दर से कोई फिक्र नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो वेल्थ क्रिएशन हुई है उससे अपर एंड ऑफ द मार्केट को बहुत फायदा हुआ है और उसी बलबूते पर मकानों की बिक्री बरकरार है, बढ़ती चली जा रही है। गुलाम साहब, जाहिर तौर पर इसमें पुराने घरों के आंकड़े या फिर हम कहें डिस्ट्रेस सेल के आंकड़े भी होंगे, क्योंकि इसमें नए और पुराने दोनों ही मकानों की बिक्री के आंकड़े शामिल होंगे। क्या आपके पास कोई डेटा या कोई फिल्टर है जिससे हम ये जान सकें कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का पोर्शन कितना है, हिस्सा कितना है?
नहीं, इसमें प्राइमरी सेल्स तो हो ही रहे हैं, और सेकेंडरी सेल्स जो आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हो, प्राइमरी का से मुराद ये है कि जब कोई बिल्डर पहली दफा अपना मकान बेचता है तो हम उसे प्राइमरी सेल कहते हैं, और अगर उसके बाद कोई और शख्स अपना मकान किसी और शख्स के हाथ हवाले करता हो, बेचता हो, तो वो सेकेंडरी सेल्स है। तो ये जो डेटा हम जिसकी बात कर रहे हैं इसमें दोनों इंक्लूडेड है, दोनों शामिल है। और डिस्ट्रेस आज की मार्केट में इस कारण भी नहीं दिख रहा कि चूंकि मार्केट उठ रही है, जिससे कहने की मुराद है कि भाव बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब बिल्डर्स दाम बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल मार्केट दाम बढ़ा रहा है, तो एक विक्रेता जिसकी हालात के कारण अगर डिस्ट्रेस में बेचना भी हो तो इतना ज्यादा डिस्ट्रेस नहीं होगा। मुझे नहीं लगता 4-5% से ज्यादा कहीं भी आपको किसी भी डिस्ट्रेस नाम की कोई चीज दिखाई पड़ेगी। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में घरों की बिक्री के आंकड़े क्या कह रहे हैं गुलाम साहब? बात चाहे पुणे की हो, नागपुर की हो या फिर बाकी दूसरे शहरों की, इन शहरों में क्या स्थिति बन रही है? जहां तक दूसरे शहरों की बात अगर छिड़ी तो पूना जाहिर सी बात है सबसे ऊपर आता है महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में। उसके अलावा नागपुर या औरंगाबाद, नासिक वगैरह ऐसे और मकामात हैं। तो ये मार्केट्स ऐसी हैं जिन पर हालात का असर कम पड़ता है। हालात का ज्यादा असर होता है बड़ी बड़ी मार्केट्स में, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली को अगर ले लें। यहाँ पर कोई इकोनॉमी में बहुत बड़ा उतार या चढ़ाव हो तो उसका सीधा साधा इम्पैक्ट सीधा रियल एस्टेट पर चला आता है। लेकिन जो दूसरे शहर हैं, इन शहरों में डायनामिक्स या उतार चढ़ाव कम ही देखा जाता है, और वही चीज बरकरार है। चाहे आप पुणे की बात कर लें या नागपुर, औरंगाबाद, नासिक की बात कर लें, यहाँ पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखे गए हैं, बरकरार है, मकान बिक रहे हैं, अच्छे बिक रहे हैं। गुलाम साहब, फेस्टिव सीजन आ गया है। हर बार हम अक्टूबर से दिसंबर वाली तिमाही में सबसे अधिक सेल देखते हैं। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, इस वक्त जीडीपी के मौजूदा आंकड़ों की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री के जो तमाम ट्रिगर्स हैं उनको अगर हम देखें और कैलकुलेट करें, तो इन सबको देखते हुए आपको इस फेस्टिव सीजन कैसी सेल दिख रही है? सबसे पहले चूंकि फेस्टिव सीजन की बात निकली है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले साल 2022 में पितृपक्ष जो था उसमें हमने मकानों की बिक्री और बढ़ती हुई देखी, और ये चीज शायद तारीख में, हिस्ट्री में पहली बार हुई होगी। तो हम समझते हैं कि शायद अगर पिछले साल जैसा ही व्यवहार बना रहे तो इस बार दिवाली, दशहरा तो आने से पहले ही शायद दिवाली और फेस्टिव सीजन और उम्दा हो जाए। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी पिछले साल की तरह पितृपक्ष में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स का मकानों के बिकने पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा और ओवरऑल फेस्टिव सीजन और बेहतर होगा। बिल्कुल, अपर सेगमेंट में बिक्री बरकरार है। 5 से 7% डिस्ट्रेस सेल हो सकती है, लेकिन जैसा कि गुलाम साहब का कहना है कि प्राइमरी सेल अधिक देखने को मिल रही है। मुंबई में तेजी बनी हुई है, लेकिन दूसरे शहरों में स्थिरता है, ना बहुत तेजी है ना बहुत मंदी है। इस बार फेस्टिव सीजन में भी बेहतर बिक्री की उम्मीद कायम है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे गुलाम साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।